अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मालूम है कि ये हमारा एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है। इसमें हम पंजाब बोर्ड के सिलेबस को डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और ये पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है वो फेडरल बोर्ड, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड को भी बच्चों कवर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड का चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर चुके हुए हैं। और लास्ट लेक्चर जो हमारा 113 था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी जो चैप्टर है 6, इसका टाइटल कॉनिक सेक्शन है। और जिस टॉपिक पे आजकल हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा सर्कल है। तो वो जो सर्कल के हवाले से 6.1 एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 114 में शुरू होने जा रही है। वो जो इसमें मुतादिद टॉपिक्स हैं, 3 या 4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन 3-4 टॉपिक्स के अंदर जो मेन थीम है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है, ये हमने किस तरीके से बनानी होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो ये हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर आपने पूरा डिटेल से देखना है क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम बात है। पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो वो जो लेक्चर शुरू करते हैं, और लेक्चर शुरू करने से पहले देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो वेरी गुड, नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारा और आपका सिलसिला जो है वो बना रहे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा दूसरा जो आइडिया है वो ये है कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो हमारे नए साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी वीडियो क्वालिटी ठीक कर लें, वरना आपको वाइट बोर्ड जो है वो ब्लर दिखाई देगा। वीडियो क्वालिटी मिनिमम 360 पिक्सल रिक्वायर्ड है। अगर 360 पर रखेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ा के स्क्रीन फुल कर देंगे। और अगर आपके पास नेट अच्छा है या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप 480 या 720 पर देखें ताकि आपको वाइट बोर्ड जो है वो क्लियर दिखाई दे। तो अब आते हैं जी लेक्चर की जाने में, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का है कि अगर हमारे पास फर्ज कर लो कि ये सर्कल है, इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। और टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट p ऑफ x1 y1 पर सर्कल को टच करते हुए गुजर जाए। उस लाइन को हम नाम देते हैं किसका? टेंजेंट लाइन का। तो इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है बच्चों, इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने इस फार्मूले को याद करना है। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1, तो इसको थोड़ा शुरू में लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। या आपकी बुक में भी लिखा हुआ है फार्मूला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों x1 प्लस y1। अब ये वही x1 y1 है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें गिवन है। उसके बाद आपने करना है जी प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये है जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो। उस लाइन को हम नाम देते हैं बच्चों नॉर्मल लाइन का। जी, नॉर्मल लाइन की खासियत आपको पता चल चुकी। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरे और टेंजेंट पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। उसको हम नाम देते हैं लाइन, नॉर्मल लाइन। अब उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है जी? हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, दिस इज y minus y1 into x1 plus g is equal to x minus x1 into y1 plus f। ये दोनों फार्मूलाज बच्चों आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इन फार्मूलाज को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एंड ऑन सॉवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें यही फार्मूला यूज करना है। बहुत
सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो आपको ये पता है कि सर्कल की इक्वेशन से जी कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये पता है सर्कल की इक्वेशन से एफ कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये भी पता है कि सर्कल में सी क्या होता है। ये आपने 6.1 में बड़ी डिटेल से बात सीख ली है। उसके बाद x1 और y1 का भी अब आपको पता चल गया कि x1 और y1 वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, यानी जिसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। तो बस सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी, आपने जस्ट इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। सो सिंपल टॉपिक। देखिए सबसे पहले मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का। इसमें लिखता है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल दिया हुआ है एट द पॉइंट 4,3 पर भी हमें टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस करना है, एट द पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा पर भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं गिवन सर्कल लिख लेता हूँ सोल्यूशन में। देखें गिवन सर्कल है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसके मुताबिक हमारे पास बच्चों यहाँ पे ना तो x वाली टर्म है ना y वाली टर्म है, तो इसका मतलब है फिर 2g किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, 2f किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, और c की वैल्यू होनी चाहिए -25। सो g विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और f विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है हमें इसका टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है। तो बच्चों हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हुई हैं। अब हमने यहाँ पर लिखना है जी टेंजेंट एट द पॉइंट, टेंजेंट एट 4,3। तो 4,3 जो है ये हमारे पास x1 और y1 है, ये x1 है और y1 है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है जी टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करना है। तो फार्मूला बच्चों सामने लिखा हुआ है, हम यहाँ पे x1 की जगह पे मैं 4 पुट करने जा रहा हूँ, प्लस आप चाहें तो वो फार्मूला यहाँ पर कोट कर सकते हैं, मतलब टाइम सेव करने के लिए, और जगह को सेव करने के लिए मैं नहीं लिख रहा। आप बार वो फार्मूला यहाँ पर लिख के वैल्यू पुट करें तो अच्छी बात होगी। तो आप लिखेंगे प्लस y इंटू y1 की जगह 3 पुट हो जाएगा, प्लस बच्चों जब g की जगह 0 पुट करेंगे तो आगे कुछ भी लिखने की जरूरत फिर नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली हम 0 लिख लेते हैं। तो जब f की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। और c की वैल्यू -25 लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 4x प्लस 3y -25 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल बात है, उम्मीद है कि आपको ये बात मुश्किल लगी भी नहीं होगी। अब इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल। हम यहाँ पर लिखते हैं जी नॉर्मल एट 4,3 पर, नॉर्मल एट द पॉइंट 4,3। बच्चों अब हमने ये डिस्कस करना है, तो आपको पता है ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब जी एफ और सी अवेलेबल है, ये हमारे पास पॉइंट जो है ये ज़ाहरी बात है ये x1 और y1 है। आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको नॉर्मल जो है वो हासिल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना है y माइनस y1 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू 4 और प्लस बच्चों g की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू फिर हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 और प्लस f हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो माइनस 12 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 4y को उधर ले जाएंगे, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है, जबकि जी एफ और सी यही रहेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा पहला हिस्सा है। अब यहाँ से आगे टेंजेंट एट 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो बच्चों अब आपने यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो फिर वही सिलसिला है सारा, x
x1 की जगह 5 cos थीटा पुट हो जाएगा प्लस y1 की जगह 5 sin थीटा पुट हो जाएगा, और इसके बाद g की वैल्यू 0 0 इंटू एवरीथिंग, ये 0 हो जाएगा प्लस f इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी -25 इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 cos थीटा x प्लस 5 sin थीटा y -25 इज इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा x प्लस sin थीटा y -5 इज इक्वल टू 0. तो ये जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब आपने डिस्कस करनी है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 5 cos थीटा 5 sin थीटा. तो यहाँ से आगे आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है. तो बच्चों ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह 5 sin थीटा इंटू, फिर आगे हो जाएगा हमारे पास x1 5 cos थीटा प्लस 0, दिस इज इक्वल टू x माइनस 5 cos थीटा इंटू 5 sin थीटा माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा. अब यहाँ से आगे जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है. तो देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5 cos थीटा y माइनस 5 sin थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 sin थीटा x माइनस 5 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा. ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी बचेगा हमारे पास 5 cos थीटा y इज इक्वल टू 5 sin थीटा x. 5 से डिवाइड कर देंगे cos थीटा y को उधर ले जाएंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है बच्चों वो हासिल हो जाएगी. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल. तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो भी ऐसे ही है, उसमें आपने g, f और c हासिल करना है. एक को पॉइंट दिया हुआ है गालिबन 1,1/4 दिया हुआ है, तो आपके पास वो x1 y1 होगा. जस्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करके और आंसर निकालना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि उसमें हमने क्या करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें देखिए लिखता है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल. सर्कल हमें ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन सर्कल. सॉल्यूशन में गिवन सर्कल क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों अब मुझे ना टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करना है. एक ऐसे पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करना है जिसका एब्सिसा हमें -4 गिवन है. यानी ये जो एब्सिसा होता है ये -4 ये x के बराबर होता है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी गिवन दैट x इज इक्वल टू -4. अब ये x की वैल्यू -4 गिवन है लेकिन y1 की जो वैल्यू है वो गिवन ही नहीं है. तो इसका मतलब है अगर y1 गिवन नहीं है तो पहले मुझे y1 किसी तरीके से कैलकुलेट करना है और फिर मुझे कैलकुलेट करना है टेंजेंट और नॉर्मल को. तो बच्चों मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझना है आप लोगों ने. देखिए आपने क्या करना है, पॉइंट x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है. आप करेंगे पुट इन सर्कल. आप x की वैल्यू -4 सर्कल में पुट करेंगे. 4 इंटू -4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 16 इंटू -4 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 24y माइनस 117 इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा बच्चों 4y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24y, 64 प्लस 64 128 में से 117 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा +11 इज इक्वल टू 0.
4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और बीच में इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 4y² प्लस हो जाएगा 22y प्लस हो जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे देखें हमने करना क्या। देखें इस इक्वेशन में से 2y आपने कॉमन लेना है। 2y जब कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 2y प्लस 11 प्लस वहाँ यहाँ से 1 कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आगे आपके पास इसके बच्चों 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो एक फैक्टर बनेगा इसका 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसके 2 फैक्टर बना लिए। अब यहाँ से y की एक वैल्यू आपको बच्चों हासिल होगी -1/2, और यहाँ से y की दूसरी वैल्यू -11/2 हासिल होगी। एक पॉइंट आप A बना लें जिसमें x की वैल्यू आप क्या रखोगे, -4 रखोगे, और y की वैल्यू -1/2 रखोगे। दूसरा पॉइंट B बना लोगे जिसमें x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -11/2 रखोगे। तो बच्चों अब आपको ये 2 पॉइंट हासिल हो गए इस सर्कल के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एट A मालूम करना है। यानी ये फार्मूला आपने A पर मालूम यूज़ करना है टेंजेंट और नॉर्मल का। इसके ऊपर पूरा आपने सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन, और सर्कल की इक्वेशन से G, F और C निकालेंगे, और फिर टेंजेंट और नॉर्मल एट द पॉइंट B कैलकुलेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको G, F और C कैलकुलेट कर देता हूँ तो वो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, देखें सर्कल की इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 सेम कोफिशिएंट है x² और y² का, तो 4 से इक्वेशन डिवाइड हो सकती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस हो जाएगा y² माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 6y माइनस 117 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो 2g बराबर हो जाएगा -4 के, और g की वैल्यू हासिल होगी -2। इसी तरीके से 2f बराबर हो जाएगा 6 के, और f की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -117 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों ये g, f और c जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4, -1/2। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी ये x1, y1 है, g, f और c। आपने दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल करके टेंजेंट और नॉर्मल निकालने, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट b। इसी तरीके से दोनों फार्मूलाज यूज़ करके आपने फिर से पूरी वैल्यूज़ जो है ना वो आपने कैलकुलेट करनी है। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह ये कर सकते हैं। इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है और इसको ख़ुद से सॉल्व करना है। तो आइडिया आपको क्लियर हो चुका है, फार्मूलाज लिखे हुए हैं, और आप यूज़ करते हुए आपने ये 4 इक्वेशंस मालूम करनी है। यानी 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट बी, 2 नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी। तो ये आपने इंशाल्लाह कैलकुलेट करना है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका भी आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ गए तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं समझ आए तो दोबारा ज़रा देख कर और इसकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ कर लें। उसके बाद इसको 2 बार आप रिटन फॉर्म में गुजारेंगे तो आपको जो है वो आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। बाकी बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो, और इसका लिंक आपने अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आजकल तो वैसे भी बनता है कि हमारा जो है कि हम लाजमी अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर का लिंक शेयर करें ताकि जिसका जितना मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है उसका फ़ायदा हो। तो बारकैफ बच्चों इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त देंगे। इंशाअल्लाह जी अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।